हेलो स्टूडेंट्स, लेसन नंबर 7 वेव ऑप्टिक्स के ये पार्ट नंबर 11 में आज हम देखने वाले हैं डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट और उसके टाइप्स भी देखने वाले हैं फ्रॉनहोफर एंड फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन। पार्ट नंबर 10 तक हमने इंटरफियरेंस का कंसेप्ट पूरा कंप्लीट किया है और उसमें लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि ऑप्टिकल पाथ लेंथ यानी क्या है। आज हम ये न्यू कंसेप्ट देखने वाले हैं डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो चलो स्टार्ट करते हैं इसको। यहाँ पे आपको डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की डेफिनेशन दिखाई दे रही है। पहले मैं आपको ये पूरा कंसेप्ट समझा देती हूँ, यानी आपको वो बहुत इजी लगेगा। जैसे आपको मालूम है कि अगर हम एक लाइट सोर्स कंसिडर करते हैं, सपोज आपने यहाँ पे एक टॉर्च फोकस कर रहे हो, यहाँ से लाइट इंसिडेंट हो रहा है और उसके बीच में अगर आपने कोई भी एक ओपेक चीज़ लाकर खड़ी कर दी। ओपेक यानी नॉन ट्रांसपेरेंट। ओपेक मीन्स जो ट्रांसपेरेंट नहीं है, ऐसे अगर आपने चीज़ उसके सामने या आप खुद ही अगर खड़े रहे तो यहाँ पे आपको दूसरे साइड आपको क्या मिलती है, वहाँ पे आपको एक शेडो मिलती है। ठीक है, तो वैसे ही यहाँ पे क्या होता है, सपोज दिस इज़ अ स्क्रीन है और हम क्या करते हैं कि लाइट सोर्स के सामने एक ओपेक या स्लीट लाते हैं। सपोज स्लीट है या एक आधी ओपेक ऑब्जेक्ट अगर उसके सामने अगर लाइट सोर्स के सामने अगर लाकर रखेंगे तो क्या होगा कि लाइट हमको तो यहाँ पे इसकी शैडो मिलेगी, है ना, शैडो मिलनी चाहिए, पर ऐसा नहीं होता है। लाइट क्या करता है, लाइट स्प्रेड होता है और ये जो कॉर्नर्स है, ये ऑब्जेक्ट के जो कॉर्नर्स है, वहाँ से ये लाइट क्या होता है, ये बेंड होता है और एंटर होता है इन द शैडो रीजन पे ये एंटर होता है। ठीक है, तो ये जो बेंडिंग है लाइट का एट द कॉर्नर्स ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो यही और एंटर इन द शैडो रीजन में एंटर करना, तो ये जो फिनोमेनॉन है, दिस फिनोमेनॉन इज़ नोन एज डिफ्रैक्शन। ये फिनोमेनॉन को क्या बोलते हैं, इट इज़ नोन एज डिफ्रैक्शन। तो डिफ्रैक्शन समझ में आया क्या है, तो कि अगर एक आधी ओपेक ऑब्जेक्ट हमने अगर लाइट सोर्स के सामने लाकर रख दी तो ये लाइट क्या होता है, लाइट अपना जो ओरिजिनल पाथ है, सपोज ये पाथ थी उसकी ओरिजिनल पाथ, तो वो क्या कर लेता है कि इट डिस्प्लेस इट्स ओरिजिनल पाथ से डिस्प्ले होकर वो बेंड हो जाता है फ्रॉम द कॉर्नर्स ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड एंटर्स इन द ज्योमेट्रिकल शैडो। और कहाँ एंटर होता है, ज्योमेट्रिकल शैडो रीजन जहाँ पे है, शैडो रीजन जहाँ पे है वहाँ पे एंटर हो जाता है। तो ये जो फिनोमेनॉन है इसको क्या कहते हैं, इट इज़ नोन एज डिफ्रैक्शन। ठीक है, डिफ्रैक्शन समझ में आया। अब जैसे हमको मालूम है कि इंटरफियरेंस में हमने बोला था कि जो बीच वाला जो पॉइंट है, यानी इट इज़ द पॉइंट ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम। यहाँ पे हमको क्या मिलता है, सेंट्रल मैक्सिमम यानी ब्राइट फ्रिंज मिलती है। ठीक है, तो डिफ्रैक्शन में क्या हो रहा है, अभी देखो डिफ्रैक्शन में जो ये सेंट्रल मैक्सिमम तो मिलता है, बट आगे जैसे ही ये फर्स्ट सेंट्रल मैक्सिमम है, उसके बाद में अगर सपोज यहाँ पे मिलता है तो धीरे धीरे उसकी इंटेंसिटी और विड्थ भी कैसी हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है, तो ये ऐसा धीरे धीरे क्या हो जाता है, जैसे जैसे ये जो विड्थ है सेंट्रल मैक्सिमा, तो ये पहले तो सेंट्रल मैक्सिमा कैसा मिलता है, दिस इज सेंट्रल मैक्सिमम एंड इट इज़ ब्रॉडर। कैसा दिख रहा है आपको, यहाँ पे ब्रॉडर मिलेगा। पर जैसे जैसे अदर मैक्सिमा की तरफ हम जाते हैं तो ये क्या होते जाता है, वो ब्रॉडरनेस उसका कम होते जाता है। और ये जो है ये जो सेंट्रल मैक्सिमम है वो उसकी फ्रिंज विड्थ कैसी रहती है, डबल रहती है। फ्रिंज विड्थ कैसी रहती है, इट इज़ और इसकी विड्थ कैसी रहती है, इट इज़ डबल द फ्रिंज विड्थ। ठीक है, डबल द फ्रिंज विड्थ रहती है। ओके, तो ये समझ में आया। और जो इंटेंसिटी है गोज ऑन डिक्रीजिंग, जैसे इंटरफियरेंस में सब मैक्सिमा की इंटेंसिटी सेम ही रहती है, ब्राइट फ्रिंजेस की इंटेंसिटी सेम ही रहती है, पर डिफ्रैक्शन में ऐसा नहीं होता है, इंटेंसिटी गोज ऑन डिक्रीजिंग। जो इंटेंसिटी कैसी होती जाती है, इंटेंसिटी डिक्रीज होती जाती है। ठीक है, पहले सेंट्रल में मैक्सिमम रहती है, फिर धीरे धीरे कम होती जाती है। ओके, और डिफ्रैक्शन इंटरफियरेंस में हम
जो इंटरफेरेंस पैटर्न मिलता है ड्यू टू द सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स के वजह से मिलता है, बट डिफ्रैक्शन में ये जो पैटर्न है इट इज़ ड्यू टू द मेनी वेव्स कमिंग फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सेम वेव फ्रंट। सेम वेव फ्रंट से ही मिलता है बट डिफरेंट पार्ट से मिलता है, ठीक है। और इंटरफेरेंस में क्या होता है, डिफरेंट वेव फ्रंट से हमको मिलता है और ड्यू टू द सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स की वजह से मिलता है इंटरफेरेंस पैटर्न। ये तो आपको मालूम हो गया। अब यहाँ पे क्या होता है, हमने अभी देखा कि इंटेंसिटी गोज ऑन डिक्रीजिंग बट इट इज़ नॉट ज़ीरो। इंटरफेरेंस में इंटेंसिटी ज़ीरो नहीं मिलेगी, बट डिफ्रैक्शन में इंटेंसिटी ज़ीरो नहीं मिलेगी, बट इंटरफेरेंस में ज़ीरो पॉसिबल। इंटरफेरेंस में ये जो इंटेंसिटी है मे बी यानी हो सकती है, ज़ीरो हो सकती है इंटरफेरेंस में, बट डिफ्रैक्शन में ये ज़ीरो कभी भी नहीं रहती है, ठीक है। ये समझ में आया। अब लाइट वेव्स ये बेंड हो रहे हैं एट द कॉर्नर्स एंड ये क्या हो रहा है, डिस्प्लेड फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पाथ, ठीक है। ओरिजिनल पाथ से वो क्या हो रहे हैं, डिस्प्लेस हो रहे हैं। तो समझ में आया, ये सब डिफ्रैक्शन का कंसेप्ट है। तो अब हम देखेंगे वन बाय वन डिफ्रैक्शन का जो कंसेप्ट हमने देखा है। तो देखो यहाँ पे आपको डेफिनेशन दिखाई दे रही है। क्या है डेफिनेशन, हम पढ़ते हैं द बेंडिंग ऑफ लाइट रेज, बेंडिंग ऑफ लाइट नियर द एज ऑफ एन ऑब्स्टेकल, और वहाँ पे आप स्लिट भी रख सकते हो, एंड स्प्रेडिंग इनटू द रीजन ऑफ ज्योमेट्रिकल शैडो। स्प्रेड हो रहा है ज्योमेट्रिकल शैडो के रीजन में, इज कॉल्ड एज डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। उसको क्या कहते हैं, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। अब जो हमने स्लिट रखी है या हमारा जो सोर्स है और वो ओपेक ऑब्जेक्ट है, इसके बीच के जो डिस्टेंसेस है उसके ऊपर डिपेंडिंग अपॉन these distances there are two types of diffraction of light. First one is known as Fraunhofer diffraction and second one is known as Fresnel diffraction, ठीक है। तो पहला वाला हम देखेंगे फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन। क्या है फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन, उसको देखते हैं। तो हाँ, आपके अभी फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन देखने से पहले आपके बुक में एक क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एंड हाउ डज इट डिफर फ्रॉम इंटरफियरेंस। तो डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट हमने अभी देखा है, तो डिफरेंस क्या है इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन में वो हम देखते हैं पहले, और फिर फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन के तरफ जाते हैं। ये 3 मार्क्स के लिए 2 मार्क्स के लिए आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है ये। फर्स्ट डिफरेंस देखते हैं, इंटरफेरेंस कैसे प्रोड्यूस होता है और डिफ्रैक्शन कैसे प्रोड्यूस होता है, ये है हमारा फर्स्ट डिफरेंस। देखो मैं पढ़ती हूँ, इंटरफेरेंस इज ड्यू टू द सुपर पोजिशन ऑफ वेव्स। इंटरफेरेंस किसके वजह से प्रोड्यूस होता है, ड्यू टू द सुपर पोजिशन ऑफ वेव्स की वजह से होता है, ठीक है। बट डिफ्रैक्शन कैसा है, डिफ्रैक्शन के पैटर्न पॉइंट देखो, डिफ्रैक्शन इज ड्यू टू मेनी वेव्स कमिंग फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सेम वेव फ्रंट। वहाँ पे सेम वेव फ्रंट रहता है पर डिफरेंट पार्ट से आ रहा है, और यहाँ पे इंटरफेरेंस की तरफ देखो, सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स से होता है फ्रॉम डिफरेंट वेव फ्रंट यहाँ पे डिफरेंट है, बट डिफ्रैक्शन में वेव फ्रंट वही वेव फ्रंट है जैसे अभी हमने देखा था, ठीक है। इंटरफेरेंस में देखो, ऑल ब्राइट फ्रिंजेस आर ऑफ इक्वल इंटेंसिटी। ब्राइट फ्रिंजेस कैसे है, इक्वल इंटेंसिटी के हैं, बट जैसे ये मैंने अभी समझाया था आपको। और इंटेंसिटी डिफ्रैक्शन में देखो, इंटेंसिटी डिक्रीज होती है विथ ऑर्डर ऑफ ब्राइट बैंड। जैसे जैसे ब्राइट बैंड की ऑर्डर बदलती जाती है, यानी फर्स्ट सेंट्रल वाला ज़्यादा इंटेंसिटी का रहता है, धीरे धीरे जैसे जैसे हम आगे आगे जाते हैं वैसे इंटेंसिटी क्या होती है, डिक्रीज होती है, ठीक है। थर्ड पॉइंट की तरफ जाते हैं, मिनिमम इंटेंसिटी में भी ज़ीरो उसकी इंटेंसिटी ज़ीरो हो सकती है, ठीक है। इंटरफेरेंस में इंटेंसिटी मिनिमम इंटेंसिटी की यानी ज़ीरो हो सकती है, इंटेंसिटी में भी ज़ीरो, ठीक है। बट यहाँ पे जो डिफ्रैक्शन में मिनिमम इंटेंसिटी इज़ नॉट ज़ीरो, यानी इंटेंसिटी कभी भी ज़ीरो नहीं रह सकती है, ठीक है। फोर्थ पॉइंट को पढ़ते हैं, द वेव्स एमिटेड बाय द कोहेरेंट सोर्सेज ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन। हमने देखा था इंटरफेरेंस में वी कंसिडर द 2 सोर्सेज ऑफ लाइट विच आर कोहेरेंट यानी हैविंग कांस्टेंट फेज डिफरेंस एंड हैविंग द सेम फ्रीक्वेंसी,
ठीक है, सोर्सेज जो वेव एमिट हो रही है उसकी। तो ये हमने देखा था। बट डिफ्रैक्शन में देखो, द लाइट वेव्स आर बेंड एट द कॉर्नर्स एंड डिस्प्लेड फ्रॉम देयर स्ट्रेट लाइन पाथ। यानी अब ये अगर लाइट यहाँ से निकल रही है और यहाँ पे बीच में हमने ऑब्स्टेकल लगाया है, तो जो स्ट्रेट लाइन पाथ से हमको मालूम है लाइट ट्रेवल्स अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, तो स्ट्रेट लाइन पाथ से वो डिस्प्ले होकर क्या होती है, कॉर्नर से बेंड होती है। ठीक है, समझ में आया ये? फिर बहुत इजी है, अगर आपने इसको अच्छे से पढ़ा तो अभी आपका लर्न हो जाएगा। ठीक है, इंटरफियरेंस में अब सेंट्रल मैक्सिमा की विड्थ देखो कैसी रहती है। विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम इज सेम एज दैट ऑफ द अदर फ्रिंजेस। सभी फ्रिंजेस की विड्थ सेम रहती है। ठीक है, और दैट इज फ्रिंज विड्थ इज सेम। फ्रिंज विड्थ कैसे रहती है? सेम फॉर ऑल फ्रिंजेस इंक्लूडिंग द सेंट्रल मैक्सिमा। सेंट्रल मैक्सिमा के जैसे ही सब फ्रिंजेस की फ्रिंज विड्थ रहती है और इंटेंसिटी भी सेम ही रहती है। ठीक है, डिफ्रैक्शन में देखो, विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम इज ब्रॉडर। विड्थ कैसी रहती है? ब्रॉडर रहती है देन द अदर मैक्सिमम एंड डबल द फ्रिंज विड्थ। और कैसी रहती है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डबल द फ्रिंज विड्थ डबल रहती है। ठीक है, सेंट्रल मैक्सिमम ब्रॉडर रहता है और उसकी फ्रिंज विड्थ डबल रहती है। ठीक है, ये समझ में आया। फिर 6 नंबर का पॉइंट देखेंगे, द रिजॉल्विंग पावर ऑफ एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट डज नॉट डिपेंड ऑन द फिनोमिनन ऑफ इंटरफेरेंस। आगे का ही पॉइंट है हमारे टेक्स्ट बुक का रिजॉल्विंग पावर का। तो रिजॉल्विंग पावर जो ये कंसेप्ट है, ये इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द इंटरफेरेंस बट इट डिपेंड्स अपॉन द डिफ्रैक्शन। किसके ऊपर डिपेंड है? डिफ्रैक्शन पे। इसलिए 6 नंबर का पॉइंट देखो, द रिजॉल्विंग पावर ऑफ एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट डिपेंड्स ऑन द फिनोमेनन ऑफ डिफ्रैक्शन। ठीक है, तो ये है हमारे 6 पॉइंट। अब रिजॉल्विंग पावर आगे है ही, तो उसमें मैं क्लियर कर दूंगी रिजॉल्विंग पावर यानी क्या है। तो यहाँ तक हमारे 6 पॉइंट्स आपके क्लियर हुए होंगे। तो यहाँ पे आपको 3 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्टिंग्विशिंग फीचर है। तो आपको ये सब आप टेक्स्ट बुक में ये दिखेगा ही आपको, बट आप मैंने जैसे उसको अलग अलग करके लिखा है, आप अपने नोटबुक में इसको ज़रूर नोट डाउन करिएगा। ठीक है, तो अब हम देखते हैं फर्स्ट टाइप ऑफ डिफ्रैक्शन। पहला टाइप क्या है? फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन को देखते हैं। मैं पहले आपको समझा देती हूँ फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन यानी क्या है, और फिर आगे जाएंगे। जैसे हमने अभी देखा है कि यहाँ पे मैं हेडिंग देती हूँ पहले, फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन। अब ये कैसा डिफ्रैक्शन है? देखो, वो बेंडिंग ऑफ लाइट रेज वगैरह वही सब कंसेप्ट तो है ही, बट यहाँ पे कैसा है, अगर हमने यहाँ पे सोर्स, दिस इज़ प्राइमरी सोर्स ऑफ लाइट है, और अगर ये ऑब्स्टेकल है, कुछ भी स्लिट भी रख सकते हो यहाँ पे, और ये हमारा स्क्रीन है। अगर इफ़ दिस डिस्टेंसेस आर वेरी लार्ज, बहुत सारा दूर दूर सब ये रखा हुआ है, वेरी लार्ज है, तो जो डिफ्रैक्शन पैटर्न है हमको चाहिए, ये स्क्रीन पे क्या तैयार होगा? स्क्रीन पे तैयार होगा डिफ्रैक्शन पैटर्न। ठीक है, ये डिफ्रैक्शन पैटर्न कैसा चाहिए? डिफ्रैक्शन पैटर्न, ये पैटर्न हमको चाहिए, तो इसके लिए यहाँ पे हमको यूज़ करना पड़ता है कॉन्वर्जिंग लेंस। क्या यूज़ करना पड़ता है? कॉन्वर्जिंग लेंस, बिकॉज ऑल दिस डिस्टेंसेस यानी सभी दूर दूर रखे हुए हैं। ठीक है, तो ये फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन यानी क्या है फिर? इफ़ दिस डिस्टेंसेस बिटवीन द प्राइमरी सोर्स ऑफ लाइट, द ऑब्स्टेकल यानी यहाँ पे हम स्लिट भी ले सकते हैं या ऑब्स्टेकल भी ले सकते हैं, कॉजिंग जो डिफ्रैक्शन कर रहा है, एंड द स्क्रीन किसके लिए यूज़ कर रहे हैं? फॉर व्यूइंग द डिफ्रैक्शन पैटर्न। डिफ्रैक्शन पैटर्न को देखने के लिए हम यहाँ पे स्क्रीन यूज़ कर रहे हैं। सभी अगर ये डिस्टेंस अगर कैसा होगा? वेरी लार्ज होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, लार्ज डिस्टेंस होगा, तो डिफ्रैक्शन इज नोन एज फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन। उसको क्या कहा जाता है? फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन कहा जाता है। ठीक है, तो अब वेवफ्रंट जो इंसिडेंट होगा ऑन ये ऑब्स्टेकल पे, तो इट कैन बी कंसिडर्ड एज अ प्लेन वेव फ्रंट। जो वेव फ्रंट इंसिडेंट हो रहा है ऑब्स्टेकल पे, इट इज़ नोन एज प्लेन वेव फ्रंट। ठीक है, और ये जो सोर्स ऑफ लाइट है, तो हियर वी फोकस दिस लाइट ऑन द कॉन्वर्जिंग लेंस। कॉन्वर्जिंग लेंस कौन सा है? तो हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे बाय कॉन्वेक्स लेंस।
बाय कॉन्वेक्स यानी डबल कॉन्वेक्स है। बाय कॉन्वेक्स लेंस को कंसिडर करेंगे हम यहाँ पे और फोकस करेंगे दिस लाइट और ये प्लेन वेव फ्रंट ऑन इट एंड वी गेट द इंटरफियरेंस पैटर्न, ठीक है, विच इज़ विजिबल ऑन द स्क्रीन। क्योंकि इनके डिस्टेंसेस इतने दूर दूर है कि हमको उसको फोकस करने के लिए यानी इंटरफियरेंस पैटर्न मिलने के लिए इंटरफियरेंस नहीं डिफ्रैक्शन पैटर्न मिलने के लिए हमको वहाँ पे क्या यूज़ करना पड़ेगा, तो ये कॉन्वेक्स लेंस, एनी टाइप ऑफ लेंस। तो हम यहाँ पे बाय कॉन्वेक्स लेंस फॉर कॉन्वर्जिंग यानी कॉन्वर्जेंस मिलने के लिए या डिफ्रैक्शन पैटर्न स्क्रीन पे मिलने के लिए हम इसके बीच में क्या यूज़ करने वाले हैं, तो इट is known as biconvex lens। यानी lenses are used in the Fraunhofer diffraction। जो वेव फ्रंट हम यूज़ कर रहे हैं वो कैसा चाहिए, प्लेन वेव फ्रंट चाहिए, ठीक है। और डिस्टेंसेस जो है, क्योंकि डिस्टेंस जो है वो सोर्स स्लिट और स्क्रीन का बहुत दूर दूर रहता है, वेरी लार्ज रहता है, तो दिस इज़ नोन एज फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन। तो अब हम इसको देखते हैं, थ्योरी समझ में आया होगा आपको। फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन में इतना ही याद रखना है कि सबके बीच का डिस्टेंस बहुत ज़्यादा रहता है, ठीक है। तो इसलिए डिफ्रैक्शन पैटर्न मिलने के लिए हमको लेंस की आवश्यकता है और जो वेव फ्रंट है वो कैसा होना चाहिए, इट इज़ द प्लेन वेव फ्रंट, ठीक है। ये 3 पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। देखो फर्स्ट पॉइंट पढ़ती हूँ मैं यहाँ पे। If the distances between primary source of light, obstacle slit causing diffraction, जो obstacle slit है जो diffraction करती है, and the screen for viewing the diffraction pattern, और जो screen है, ठीक है, यानी जो primary source है, obstacle है और screen है, इसके बीच का distance अगर very large है, कैसा है, very large, the diffraction pattern is called as Fraunhofer diffraction। उसको क्या कहते हैं, Fraunhofer diffraction, ठीक है। और सेकंड पॉइंट पढ़ते हैं, इन दिस केस वेव फ्रंट इंसिडेंट ऑन द ऑब्स्टेकल कैन बी कंसिडर्ड टू बी अ प्लेन वेव फ्रंट। जो वेव फ्रंट इंसिडेंट हो रहा है ऑब्स्टेकल पे वो कैसा चाहिए, इट इज़ द प्लेन वेव फ्रंट। कैसा चाहिए वो वेव फ्रंट, प्लेन वेव फ्रंट चाहिए, ठीक है। ये क्लियर हो गया। तो ये है हमारा डिफ्रैक्शन पैटर्न, ओके। इसके लिए हम लेंस यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। लेंस कौन सा यूज़ करने वाले हैं, कॉन्वर्जिंग लेंस, और यहाँ पे हम यूज़ करने वाले हैं बाय कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। ये इसका आज हम एक्सपेरिमेंटल सेटअप भी देखने वाले हैं, तो उसमें आपको ये क्लियर हो जाएगा बाय कॉन्वेक्स लेंस का कंसेप्ट, ओके। नेक्स्ट डिफ्रैक्शन देखते हैं, फ्रेंसनेल डिफ्रैक्शन। फ्रेंसनेल डिफ्रैक्शन में क्या होता है कि जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन द सोर्स स्लीट, ये यहाँ पे हम ओपेक ऑब्जेक्ट या स्लीट कंसिडर करेंगे, और जो स्क्रीन है ये डिस्टेंस कैसा रहता है, स्मॉल रहता है, ठीक है। स्मॉल रहता है तो इजीली हम डिफ्रैक्शन पैटर्न प्रोड्यूस कर सकते हैं ऑन द स्क्रीन। ऑन द स्क्रीन हम डिफ्रैक्शन पैटर्न तैयार कर सकते हैं, ठीक है, विदाउट हेल्प ऑफ एनी लेंस। सो लेंस इज़ नॉट यूज्ड हियर, लेंस इज़ नॉट यूज, लेंस यहाँ पे यूज़ नहीं होता है, ठीक है। तो और जो वेव फ्रंट रहता है, जैसे हमने फ्रॉनहोफर में देखा वेव फ्रंट इज़ प्लेन वेव फ्रंट, बट हियर द वेव फ्रंट इज़ सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट और स्पेरिकल वेव फ्रंट। कैसा वेव फ्रंट रहता है, सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट और स्पेरिकल वेव फ्रंट, बिकॉज जो डिस्टेंस है वो स्मॉल ही रहता है, ठीक है, बिटवीन ऑल द डिस्टेंस इज स्मॉल, ठीक है। तो यही है फ्रेंसनेल डिफ्रैक्शन। फर्स्ट पॉइंट पढ़ती हूँ, इन दिस केस द डिस्टेंसेस आर मच स्मॉलर दैन द इंसिडेंट वेव फ्रंट। डिस्टेंस कैसा रहता है, स्मॉलर रहता है, एंड द इंसिडेंट वेव फ्रंट इज आइदर सिलेंड्रिकल और स्पेरिकल। इंसिडेंट वेव फ्रंट कैसा है, सिलेंड्रिकल है और स्पेरिकल है। डिस्टेंस कैसा है, स्मॉल है, और इंसिडेंट वेव फ्रंट कैसा है, सिलेंड्रिकल है और स्पेरिकल है, ठीक है। सिलेंड्रिकल और स्पेरिकल को याद रखना है ऑन द सोर्स। A lens is not required. A lens is not required. Second point पढ़ रही हूँ, a lens is not required to observe the diffraction pattern on the screen. स्क्रीन पे डिफ्रैक्शन पैटर्न देखने के लिए लेंस की फ्रेंसनेल डिफ्रैक्शन में आवश्यकता नहीं है, ठीक है। फ्रॉनहोफर में लगता है क्योंकि डिस्टेंस बहुत बड़ा है, ठीक है, पर फ्रेंसनेल डिफ्रैक्शन में लेंस की आवश्यकता नहीं रहती है, ओके। समझ में आया। फिर फ्रेंसनेल डिफ्रैक्शन हो सकता है, इसमें भी डिस्टिंग्विश फीचर आ सकता है, डिस्टिंग्विश बिटवीन फ्रॉनहोफर एंड फ्रेंसनेल। तो आप लिख सकते हो, फ्रॉनहोफर में डिस्टेंस लार्ज था, फ्रेंसनेल में डिस्टेंस स्मॉल है बिटवीन द स्लिट सोर्स एंड स्क्रीन,
ये डिस्टेंस स्मॉल है। फ्रॉनहोफर में प्लेन वेव फ्रंट था, से फ्रेस्नेल में हमको सिलेंड्रिकल स्पेरिकल वेव फ्रंट मिलता है। ठीक है, फ्रॉनहोफर में लेंस की आवश्यकता है, बट फ्रेस्नेल में लेंस इज़ नॉट रिक्वायर्ड। ओके, समझ में आया। तो ये है फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन। अब हम जस्ट एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप देखेंगे। एक्सपेरिमेंटल सेटअप फॉर फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन यूजिंग लेंस। अब यहाँ पे हम डिफ्रैक्शन देख रहे हैं, फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन। तो अभी हमने देखा था कि सोर्स, ऑब्स्टेकल और जो स्क्रीन है उसके बीच का डिस्टेंस बहुत बड़ा है, इसलिए हमको यहाँ पे क्या यूज़ करना पड़ेगा, लेंस यूज़ करना पड़ता है फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन में। तो यहाँ पे हम कंसिडर कर रहे हैं बाय कॉन्वेक्स लेंस। बाय कॉन्वेक्स यानी डबल कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, बाय मीन्स डबल। बाय कॉन्वेक्स लेंस को हम यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे जो सोर्स है, एक मिनट, यहाँ पे जो सोर्स है वो सोर्स कैसा रहता है, वो सोर्स रहता है मोनोक्रोमैटिक सोर्स ऑफ लाइट। मोनो यानी सिंगल, ये बहुत बार मैंने बोला है, बताया है आपको। वैसे मोनोक्रोमैटिक सोर्स ऑफ लाइट हम कंसिडर करने वाले हैं, और इट इज़ फोकस ऑन दिस कॉन्वर्जिंग लेंस का, क्योंकि ये सोर्स बहुत दूर है तो ये फोकस किया जाता है कॉन्वर्जिंग लेंस। तो जो इमर्जिंग बीम है, इट कंसिस्ट ऑफ प्लेन पैरेलल रेज। आपको दिखाई दे रहे बीम में कैसे रेज है, प्लेन और पैरेलल बीम है, पैरेलल रेज है। ठीक है, प्लेन पैरेलल रेज है, और दे आर रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ प्लेन वेव फ्रंट। और ये क्या तैयार करते हैं, प्लेन वेव फ्रंट तैयार करते हैं। ठीक है, एंड इट इज़ इंसिडेंट ऑन द डिफ्रैक्टिंग एलिमेंट। अब डिफ्रैक्टिंग एलिमेंट कौन सा रहता है, तो स्लिट ये डिफ्रैक्टिंग एलिमेंट है। या एखादा आपने सर्कुलर एपर्चर लिया, सर्कुलर एपर्चर यानी होल। ठीक है, एपर्चर, सर्कुलर एपर्चर लिया, तो ये भी डिफ्रैक्शन एलिमेंट है। या आपने डबल स्लिट लिया, जैसे हमने डबल स्लिट देखा है, डबल स्लिट यानी दो उसको ऐसा रहता है ना, ये दिस इज़ नोन एज डबल स्लिट, दिस इज़ S1, दिस इज़ S2, ये डबल स्लिट को भी दिखा है। और एक एलिमेंट आता है, इट इज़ नोन एज ग्रेटिंग, एक डिवाइस है ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है लाइट के इसमें, तो ग्रेटिंग आता है। ठीक है, अगर ये हमने बीच में रख दिया है तो बीम प्लेन वेव फ्रंट इंसिडेंट होगा, एंड ये हमने दूसरा कॉन्वर्जिंग लेंस यूज़ कर रहे हैं। दूसरा कॉन्वर्जिंग लेंस क्या करेगा कि जो इमर्जेंट बीम है उसको फोकस करेगा, एंड डिफ्रैक्शन पैटर्न को फोकस करेगा ऑन द स्क्रीन। बस इतना ही याद रखो आप, बाकी कुछ इतनी आवश्यकता नहीं है। इसमें सेटअप को याद रखो कि मोनोक्रोमैटिक सोर्स ऑफ लाइट हम यूज़ कर रहे हैं, और यहाँ पे हम कॉन्वर्जिंग बाय कॉन्वेक्स लेंस यूज़ कर रहे हैं। जो वेव फ्रंट है वो प्लेन वेव फ्रंट इसलिए तैयार होता है, और इट इज़ इंसिडेंट ऑन द डिफ्रैक्टिंग एलिमेंट। डिफ्रैक्टिंग एलिमेंट कुछ भी ले सकते हो, स्लिट, सर्कुलर एपर्चर, डबल स्लिट, ग्रेटिंग, कुछ भी ले सकते हो। और फिर ये जो इमर्जिंग रेज है, फाइनली it is focus on another biconvex lens पे फोकस करेंगे, and then we get the diffraction pattern। ठीक है, ऑन द स्क्रीन। तो दिस इज द एक्सपेरिमेंटल सेटअप फॉर फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन यूजिंग लेंस। लेंस की क्यों आवश्यकता है, बिकॉज ये डिस्टेंस बहुत ग्रेटर है, इसलिए यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है D इज़ वेरी मच ग्रेटर देन A। ठीक है, समझ में आया। यही सब मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो मोनोक्रोमैटिक सोर्स ऑफ लाइट हम यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो इमर्जिंग बीम कंसिस्ट ऑफ प्लेन पैरेलल रेज और रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ प्लेन वेव फ्रंट, और दिस इज इंसिडेंट ऑन द डिफ्रैक्टिंग एलिमेंट। कुछ भी जो ऑब्स्टेकल हम ले रहे हैं उसके ऊपर इंसिडेंट होगा। स्लिट हो सकती है, सर्कुलर एपर्चर, डबल स्लिट भी हो सकती है, या ग्रेटिंग भी हो सकता है। ग्रेटिंग नाम का एक ये है एलिमेंट है, उसके ऊपर भी ये रहता है। ठीक है, इंसिडेंट हो सकता है। तो इन दिस सर्कुलर एपर्चर S इज़ अ पॉइंट सोर्स, एंड द लेंसेज जो है वो कैसे लेने हैं, बाय कॉन्वेक्स लेंस लेना है। ठीक है, ये भी हमने देखा। और जो इमर्जिंग बीम है, इट इज़ इंसिडेंट ऑन अनदर कॉन्वर्जिंग लेंस। जैसे डायग्राम में आपको दो लेंसेज दिखाई दे रहे हैं, एंड इट फोकसेस द बीम ऑन द स्क्रीन। कहाँ पे फोकस करेंगे, ऑन द स्क्रीन फोकस होगी। ठीक है, दोनों लेंस क्या कर रहे हैं कि उसको फोकस कर रहे हैं ऑन द स्क्रीन। देखो मैं दिखाती हूँ आपको, दो लेंस है यहाँ पे,
तो ये दिस इज़ फर्स्ट लेंस, दिस इज़ सेकेंड लेंस। फर्स्ट लेंस का यूज़ इसलिए है कि प्लेन वेव फ्रंट वो तैयार करेगा, प्लेन वेव फ्रंट तैयार करेगा। ये हमको पैरेलल बीम ऑफ लाइट दिख रही है, प्लेन वेव फ्रंट तैयार करेगा। और सेकंड लेंस का यूज़ ये है कि वो जो इमर्जिंग बीम है उसको फोकस करेगा टू गेट द डिफ्रैक्शन पैटर्न ऑन द स्क्रीन। ठीक है, समझ में आया? तो ये है, आप ये नोट्स ही है हमारे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, तो आज यहाँ पे हम रुक जाते हैं क्योंकि आगे का जो एक्सपेरिमेंट है फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन एट ए सिंगल स्लिट वो बहुत बड़ा है 4 मार्क्स के लिए और बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज के दिन यहाँ पे रुक जाते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन एट ए सिंगल स्लिट। ओके देन, बाय बाय, हैव अ गुड डे, थैंक यू।